Hello everyone, welcome to YouTube channel of Jokta Academy. I am Manoj Sharma. So in continuation of this quest series, I have come up with 5th lecture of Polity series. हम आज फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें वी हैव कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 21A and in today's lecture we will be covering from a remaining article which is from article 22 to article 32. So let's start with our today's first question, which is under the article 22, with the exception of certain provisions stated therein, what is the maximum period of detention of a person under preventive detention? तो पूछा गया है कि जो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो मैक्सिमम पीरियड क्या है डिटेंशन का। सो पहले हम आर्टिकल 22 को देखते हैं कि होता क्या है। आर्टिकल 22 क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, सो पहले समझते हैं कि जो डिटेंशन है वो दो टाइप का होता है। एक तो है प्यूनिटिव, दूसरा है प्रिवेंटिव। पहले प्यूनिटिव देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक गाड़ी है ना, और इस गाड़ी को इस पर्सन ने चोरी कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? इसने पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इस पर्सन को पुलिस ने पकड़ा और इसको अरेस्ट किया पुलिस ने और चार्जेस फ्रेम किए। सो अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस इस पर्सन को जुडिशरी के बिफोर ले जाएगी, क्योंकि जो पुलिस है उन्हें सज़ा देने का अधिकार नहीं है। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ जुडिशरी को है। तो जो जुडिशरी है फिर इस पर्सन को या तो फिर गिल्टी प्रूव कर देगी, सज़ा दे देगी, या फिर इसको छोड़ देगी, एक्यूट कर देगी। तो ये तो था हमारा प्यूनिटिव, जहाँ पे पहले चोरी हुई, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद पुलिस इस पर्सन को जुडिशरी के बिफोर ले गए। दूसरा है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव में इंसिडेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे इंसिडेंट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी पर्सन को जो स्टेट है या पुलिस है वो डिटेन कर लेती है एडवांस में, ताकि जो कोई घटना है वो ना हो सके। इसलिए उस एक्यूज्ड जो पर्सन है उसको पहले ही जो स्टेट है वो या तो अंडर हाउस अरेस्ट करेगी या फिर उसको डिटेन कर देगी। फॉर एग्जांपल, जब J&K में आर्टिकल 370 हटा था, पार्लियामेंट ने जब हटाया था, तो उस टाइम जो J&K के तमाम लीडर्स थे उनको अंडर हाउस अरेस्ट डाला गया था अंडर दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन टू प्रिवेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन J&K। मतलब अगर उन पर्सन को जेल में अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं डालते तो हो सकता था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े, इसलिए पहले ही उनको डिटेन कर दिया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है, जैसा इसमें था कि हमने पुलिस ने जुडिशरी के बिफोर उसको 24 घंटे के अंदर एक्यूज्ड को ले जाना होता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है। जो पुलिस है वो 3 मंथ के लिए उस एक्यूज्ड को कस्टडी में रख सकती है बिना कि जुडिशरी के बिफोर ले जाके। तो इसमें इस 3 मंथ को और एक्सटेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा फिर आगे जो एडवाइजरी जो बोर्ड होता है, जो हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो एडवाइजरी बोर्ड होता है वो इसको फिर आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर जो प्रोविज़न है मोटा मोटा वो ये है कि मैक्सिमम 3 मंथ के लिए अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो स्टेट और पुलिस है वो किसी एक्यूज्ड को रख सकते हैं विदाउट ट्रायल। ठीक है, विदाउट ट्रायल। अच्छा, 2-3 और चीज़ें हैं, तो उसको 3 चीज़ें उससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। पहली है कि उसको ग्राउंड इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आप जो है वो इस ग्राउंड के अंडर अरेस्ट किए जा रहे हैं। और जो दूसरा उसको लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील साहब प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तीसरा है कि जब उस पर्सन को जिसको डिटेन किया है उसको विद इन 24 आवर है वो जुडिशरी के बिफोर ले जाना पड़ेगा, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसके बिफोर ले जाना पड़ेगा, और फिर उसको जुडिशरी जो भी या एक्यूट कर देगी या फिर उसको एक्यूज्ड बना देगी। कहने का मतलब है कि अगर पुलिस ने किसी पर्सन को डिटेन किया है तो वो उसको मैक्सिमम 24 आवर के लिए ही डिटेन कर सकती है। 24 आवर के बाद उसको जुडिशरी के बिफोर प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, तो आंसर विल बी 3 months बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो ये हमने केस डिस्कस किया ये खाली क्रिमिनल केसेस के मामले में है। 2 टाइप के केसेस है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। ये हमने क्रिमिनल केसेस की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to right to property in India, which among the following statement is correct? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। पहले थोड़ा सा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी है क्या। सो जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन, जब एनफोर्समेंट हुई थी जनवरी 26, 1950, उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, 6 जो आज भी है, और जो 7वां होता था वो होता था राइट टू प्रॉपर्टी, जो होता था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ये होता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ कि जो उस समय की जो गवर्नमेंट है, नेहरू जी की गवर्नमेंट है, उस समय गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस था लैंड रिफॉर्म पे, लैंड रिफॉर्म पे। बट सिंस जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट इज़ फंडामेंटल राइट, तो होना क्या था कि जैसे ही गवर्नमेंट कुछ लैंड रिफॉर्म में कुछ चेंजेस करती तो फिर इंडिविजुअल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले फिर जाना था कि हमारा फंडामेंटल राइट है वो वायलेटेड हुआ है और इसको री इन्फोर्स कर दो। तो इस चीज़ से बचने के लिए उस टाइम की जो गवर्नमेंट है अंडर द नेहरू, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल बना दिया। 9th शेड्यूल, अब 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल में उन्होंने ये प्रोविजन डाला कि एनी लॉ विच इज अंडर शेड्यूल 9 विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल के अंडर हो गए वो क्या है, वो जुडिशरी है उसको वो स्क्रूटनी और जो जुडिशियल रिव्यू है उसका नहीं हो सकता। और इन्होंने सबसे पहला काम किया, जो लैंड रिफॉर्म है उसको अंडर 9th शेड्यूल है उन्होंने डाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में हम सबका फेवरेट केस आया विच इज़ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। उसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ले डाउन किया और उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी कैन रिव्यू एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करके, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट डेट है वो है हमारी 1978। 1978 में क्या हुआ कि जनता इमरजेंसी के बाद का टाइम था, तो जो जनता गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम उन्होंने एक अमेंडमेंट किया विच इज़ वेरी फेमस 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और अंडर दिस 44th अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने जो हमारा फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर फंडामेंटल राइट, उसको लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। सो जो करंट सिचुएशन है वो है कि हमारे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है और जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज इटसेल्फ देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एज ए फंडामेंटल राइट बट एज ए लीगल राइट। ओके, अब हम अपना समझते हैं ऑप्शंस क्या थे। कंसेप्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हमने नीचे देखा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट प्रॉपर्टी कुड बी
टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो जो हमारा आर्टिकल 31 है वो कहता है कि गवर्नमेंट क्या है कि प्राइवेट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी ले सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है, इन 1973 सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस्ड दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड दी राइट टू प्रॉपर्टी। 42nd नहीं, हमने देखा था जनता गवर्नमेंट थी और क्या था 44th, ये देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट था। तो सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरेशन, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये डिफाइन नहीं करती बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो इट वाज नॉट देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ये है एक किस्म से जुडिशियरी इन्वेंशन है। जो बेसिक राइट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो हमारे लास्ट के 2-3 प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं मेंस के, एलाइड सर्विस है, आरएफओ है, एसीएफ है, वहाँ पे ये पूछा गया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि बेसिक राइट है क्या वाला, क्योंकि हम आगे भी काफ़ी इसको बार बार यूज करते रहेंगे और अभी तक भी हमने काफ़ी बार बार इसको यूज किया है। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि जो हमारा 1973 वाला जो केशवानंद भारती केस था उसमें जुडिशरी ने कहा कि जो जुडिशरी है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वो इंटरप्रेट कर सकता है और जो पार्लियामेंट है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से अगर चेंज करना चाहे, अमेंड करना चाहे वो कर सकती है, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट बी प्ले विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 पार्ट है, 2 पार्ट में समझ जाइए अगर समझे। एक तो है बेसिक फीचर्स और दूसरे है सर्कमस्टांशियल फीचर्स। ठीक है, जो बेसिक फीचर्स है, जो कोर है, ये ऐसे फीचर्स है जो कि चेंज नहीं हो सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर्स है जो कि चेंज नहीं हो सकते। और दूसरे है सर्कमस्टांशियल फीचर्स जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग और टू द नीड ऑफ द टाइम ये चेंज हो सकते हैं। सो जो सर्कमस्टांशियल फीचर्स है दे आर सब्जेक्टिव टू चेंजेस और जो बेसिक है दे आर नॉट सब्जेक्टिव टू चेंजेस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उन्होंने खाली बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ है, उसको डिफाइन अच्छे से नहीं किया। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या कौन सा नहीं है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग जो इनके जो ऑर्डर्स है, जजमेंट्स है, उनके थ्रू हमें पता चला है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिक स्ट्रक्चर का। जैसे फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल राइट है और जो हमने प्रीएम्बल में क्या देखा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है जो, वो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिक स्ट्रक्चर का। सो अब देखते हैं हम अपने ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडिया ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत सही है। जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमने देखा कि जो स्टेट है, स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एक तो है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, तीनों में पावर डिवाइड करी हुई है। तो जो जुडिशरी है वो चेक करती है जो एग्जीक्यूटिव द्वारा लॉ बनाए गए हैं या जो लेजिस्लेटिव द्वारा लॉ बनाए गए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब चेक करती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं है, तो उस प्रोविजन को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सो करेक्ट आंसर विल बी बी 2 ओनली। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू इक्वलिटी इज करेक्ट? राइट टू इक्वलिटी
करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिस्डिक्शन है इस मामले में एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल नहीं है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस रिट इशू नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट है वो करता है 226। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसकी ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। सेकंड, हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम रिट की बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट की रिट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइडर है, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट है वो लीगल राइट के बारे में भी रिट इशू कर सकती है और फंडामेंटल राइट के बारे में भी रिट इशू कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26 इज मैंडेटरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रेमेडी अंडर ओनली आर्टिकल 32 क्या है, मैंडेटरी है। जो अंडर आर्टिकल 2226 है जो कि हाई कोर्ट इशू करता है, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर फंडामेंटल राइट, इट इज़ इंक्लूडेड आउटसाइड फंडामेंटल राइट। सो करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट कौन सी हुई? सिर्फ ओनली टू बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हैबियस कॉर्पस रिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट है इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। सेकंड है रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली पब्लिक अथॉरिटी। सो दोनों स्टेट में ये स्टेटमेंट सही है, गलत है। रिट क्या है? रिट है एक लीगल ऑर्डर जो कि जुडिशियरी अनाउंस करती है, ठीक है। जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है इंडिविजुअल का, तो जो आर्टिकल 32 है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रिट, ठीक है। तो रिट में क्या है कि जो पर्सन है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो जाएगा जुडिशरी के पास कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और इसको आप रिट के थ्रू इसको रिस्टोर कर दीजिए। तो जो जुडिशरी है वो फिर रिट इशू करती है कि इसका जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्टोर किया जाए, उसको रिट कहते हैं। 5 टाइप की रिट होती है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि टू हैव दी बॉडी। हमने आर्टिकल 22 में देखा था कि जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उसको विद इन 24 आवर है वो क्या है उसको प्रेजेंट करना होता है बिफोर जुडिशरी, है ना। बट अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस तो क्या होगा? तो वो इलीगल डिटेंशन होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा 24 से ज़्यादा उसको अंडर डिटेंशन रखा है तो जो उस पर्सन का जो कोई रिलेटिव्स है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कि काइंडली इशू हैबियस कॉर्पस रिट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए अंडर अरेस्ट रखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट जब इस रिट का इशू करेगी तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, जो सेकंड स्टेटमेंट है इसलिए गलत है कि जो ये रिट है ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। मान लो अगर आपको पड़ोसी ने बंद करके रखा है 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके, तो आप जा सकते हैं कि अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसको इशू करिए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 1 ओनली। नेक्स्ट, अच्छा, जो रिट है वो 5 टाइप की होती है। हमने हैबियस कॉर्पस देख लिया, ठीक है। दूसरी है मैंडामस। ये जो कीवर्ड्स है ना आप इनको याद रखिए। जैसे मैंडामस का है बी कमांड। यहाँ पे क्या होता है कि जो जुडिशरी है, जो हायर जुडिशरी है, वो कमांड करती है एक पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी को कि टू डू समथिंग, है ना। तो ये क्या करती है कि ये एक्टिविटी करने को कहती है कि भाई कुछ करो, ठीक है। और ये क्या है, कैन नॉट इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। ये सिर्फ जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट ही इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, मतलब किसी चीज़ को रोकना। अगर कोई एक्टिविटी चल रही है तो उस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। जो हायर जुडिशरी है
वो लोअर जुडिशरी को कहती है कि वो एक्टिविटी ना की जाए। मैंडामस में क्या था, यहाँ पे एक्टिविटी करने को कह रहा है कि कुछ करो, और ये इसका टोटल ऑपोजिट है, प्रोहिबिशन है कि मत करो, ठीक है, कुछ मत करो। अगला है वारंटो, क्यू वारंटो, ये क्यू वारंटो है, ठीक है। इसमें क्या है कि बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इसमें जो हायर जुडिशरी है वो कह रही है लोअर जुडिशरी को कि बाई व्हाट अथॉरिटी तुमने जो एक्ट किया है वो किस अथॉरिटी से किया है। आगे हम इनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सर्टेरियोररी है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इसमें क्या है हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को ऑर्डर देती है। ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूछा गया है, तो कौन कौन से हैं हमारे जो 23 और 24 है, ये है अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये आर्टिकल हमारा 23 है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये क्या है, ये तो आर्टिकल 17 है, ये तो अंडर राइट टू इक्वलिटी आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 है, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और एजुकेशन राइट्स होते हैं जो माइनॉरिटीज के, तो ये भी गलत है क्योंकि ये भी नहीं आता राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये है अंडर आर्टिकल 24, ठीक है। तो फर्स्ट एंड 4 है करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट्स। तो जो हमने देखा जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्लेम्स होता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट स्टेट, ना कि किसी आदमी के अगेंस्ट, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट मैनी, फ्यू सिटीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, और अगेंस्ट मैनी भी नहीं, अगेंस्ट स्टेट है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? तो पूछा गया है right to privacy के बारे में जो कि intrinsic part है अंडर आर्टिकल right to life and personal liberty, आर्टिकल 21 है, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो जस्टिस कहर वाला जो बेंच था ही वाज CGI, तो उन्होंने 2017 में एक जजमेंट दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 एंड जो अदर प्रोविज़न है पार्ट 3 के उसके अंडर। सो आर्टिकल 14 एंड प्रोविज़न अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है ये क्या बताता है, ये तो बताता है कि राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो 42nd अमेंडमेंट है उसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आर्टिकल 17 है जो हमारा एंड DPSP, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 17 है वो तो अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो आर्टिकल 20 अंडर आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये इसका पार्ट है। आर्टिकल 24 एंड प्रोविजन अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, मैच, अच्छा मैच करनी है लिस्ट, जो हमारा राइट टू रिलीजन है जो हमारा वो क्या है, वो आर्टिकल 25 से 25, 26, 27 और 28 है, ठीक है।
4 आर्टिकल्स है और ये चारों के चारों जो पेयर है हमारे करेक्ट है। जो आर्टिकल 25 बताता है वो बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और जो ये आर्टिकल है ये इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, कि कोई भी अपने हिसाब का धर्म चूज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है थ्रू कम्युनिकेट और बाई ड्रेसिंग। फॉर एग्जांपल जो सिखिज्म है उनमें जो कृपाण है वो अलाउ है उनको कैरी करने के लिए, तो वो प्रोफेशन का पार्ट हुआ। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये है जैसे हमारा ऊपर वाला इंडिविजुअल के लिए, ये एक सेक्ट के लिए है। और जो आर्टिकल 27 है वो है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अगर कोई रिलीजन प्रोपोगेट कर रहा है तो उसको टैक्स में वो रिबेट मिलेगी, उसको छूट मिलेगी टैक्स में। ये हमारा आर्टिकल 27 है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 जो कि बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो चारों के चारों पेयर क्या है, करेक्ट है, आंसर है ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन इंक्लूड्स द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस रिलीजन। ये कह रहा है कि जो राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन है उसमें ये भी इंक्लूड होता है क्या, राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस रिलीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंडर आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन्स ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वैसे नॉन करेक्ट पूछा गया है, तो नॉन करेक्ट क्या है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट। हमने देखा था कि जो कुछ आर्टिकल है 14, 15, 19 और 29 और 30, ये क्या है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट्स है इंडियन सिटीजन्स की, ठीक है। इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। और पूछिए हमसे इनकरेक्ट थी तो पहला ऑप्शन है, आंसर विल बी फर्स्ट ए ओनली। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है, काइंडली डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन। अब अगले जो मंडे को है हम वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को हम कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।